नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं कुलदीप विश्वकर्मा यूपी के सोनभद्र ज़िले से। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह प्रार्थना करता हूँ और यह मांग करता हूँ कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को आप भारत रत्न से सम्मानित कीजिए। यह जनहित में होगा, क्योंकि इनके बड़े बड़े कार्य, इनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां जग जाहिर है। बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं और एक फेसबुक का पेज है लॉ एडवाइजरी, जो कि माननीय न्यायालय के जो भी केसेस होते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करता है, लाइव प्रसारण होता है उस पर। और उस पर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें पुलिस की कारगुजारियों के काले चिट्ठे माननीय न्यायालय खोल रहे हैं और उन्हें जो भी दंड है, जो भी कार्यवाही है, उसके लिए उचित आदेश दे रहे हैं। अब इसमें देखिए कि न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है, तो लोग कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। मेरी मांग है, व्यवस्था परिवर्तन क्यों हो भाई? व्यक्ति का व्यक्तित्व का परिवर्तन करने के लिए जो चीज़ें बहुत आसान है उस पर जोर ना दे करके व्यवस्था परिवर्तन के लिए जोर देना। व्यवस्था किससे है? व्यक्तियों से है। व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग अगर आप व्यवस्था बदल भी देंगे और वो खुद को नहीं बदलना चाहेंगे, जो उस व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, तो आप क्या कीजिएगा? ये जो पुलिस एक्ट है, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था यहाँ के लोगों का शोषण करने के लिए, यहाँ के लोगों में डर व्याप्त करने के लिए, उनसे टैक्स वसूली के लिए। ये सारी चीज़ें जग जाहिर है। और जो अंग्रेज़ों ने अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, भारतीयों को लूटने के लिए जो तंत्र बनाया था, वही तंत्र आज भी उसी तरीके से कार्य कर रहा है। और इसका अनेकों उदाहरण, अनेकों प्रमाण, अनेकों वीडियो बिल्कुल सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और उस पर बहुत सारी बहसें भी चलती रहती है। हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे। मेरा भारत रत्न यहाँ की न्यायिक व्यवस्था और पुलिस विभाग के लिए मांगने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि पूरी जो भारत की जनता है त्रस्त हो चुकी है न्याय व्यवस्था से और पुलिस विभाग से। चाहे यातायात पुलिस हो, उनके भी देखिए शोषण के, घूसखोरी के, वसूली के वीडियो आम हैं, बिल्कुल मारपीट के आम है, गाली गलौज के आम है। मतलब जनता जाए तो जाए कहाँ? उनके में आक्रोश ये आ रहा है कि बस ये वर्दी का लिहाज है, वरना मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक आम इंसान का आक्रोश सब जानते हैं कि अगर आप बिना वर्दी के हैं तो क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, मैं फ़िलहाल में अगले वीडियो में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा। फ़िलहाल मैं मुद्दे पे बात करता हूँ कि मैं 2013 में एक मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया। उसमें मैं एक न्यूज़ एजेंसी का एक सब एडिटर था और 2013 में मेरे ऊपर 7 जुलाई 2013 को मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसका मुझे पता 1 साल बाद चलता है। और जैसे ही पता चलता है उसको लेकर के मैं तत्काल में डीआईजी साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, एडीजी साहब, डीजीपी साहब सभी के यहाँ पत्राचार करता हूँ, मानवाधिकार में पत्राचार करता हूँ। और जो कमीशन है मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट का, वहाँ से एक ऑर्डर भी आता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोनभद्र जी को उस पर जांच के लिए। वो भी बिल्कुल बस ऐसे ही रहता है, कोई इस पर कार्यवाही नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि पुलिस जो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा किए हुए हैं, वो करने का कारण क्या था कि जब मैं पत्रकार था तो उसमें मेरे पास एक लड़की का कॉल आता है कि मुझको मेरे ससुराल वालों के द्वारा जला करके मारने की कोशिश की गई है और मेरा मुकदमा नहीं पंजीकृत किया जा रहा है। मैंने मात्र उस अधिकारी से बात कराने के लिए उस लड़की को कहा था, उसने बात नहीं की मुझसे। और उस समय मैंने तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे उनको कॉल किया, डीआईजी साहब को कॉल किया, उच्च अधिकारियों को मैंने जो है मामले का जानकारी दिया, जिसके बाद वहाँ पे उस थाने में कॉल गया है। अब भाई कोई भी उच्च अधिकारी अगर बात करेगा, मामला उनके संज्ञान में जाएगा, तो उनकी भाषा शैली या उनका जो भी तौर तरीका है वो लोग जानते हैं। अब हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही होंगी कोई उच्च अधिकारी महोदय जी ने, जिसके कारण से वो नाराज़ हो गए होंगे
और या तो ये भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि जो जिनको बचाने के लिए मुकदमा नहीं पंजीकृत कर रहे होंगे उनके उन्होंने कुछ जो है पेशकश कर दी होगी, दे दिया होगा, जिस कारण से वो मुकदमा नहीं पंजीकृत कर रहे थे। अच्छा, मुकदमा तो लड़की की तरफ से पंजीकृत कर लिए, लेकिन अब हमें फंसाने के लिए भी उन्होंने एक धारा 323, 504, 506 के तहत घटना लड़की के साथ 2 जुलाई की घटी। 2 जुलाई को उसको ससुराल में मारने की कोशिश की गई उस लड़की के मुताबिक। 2 दिन बाद जब उच्चाधिकारियों को जब मामले का जानकारी हुआ तब मुकदमा पंजीकृत होता है। 2 जुलाई यानी कि 4 जुलाई को उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया। 7 जुलाई को हमें अभियुक्त बनाया गया कि हम 2 तारीख को उस घटना स्थल पर मौजूद थे, उस लड़की के ससुर से, उसके ससुराल वालों से गाली गलौज किए, मारपीट किए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ये सारा उसमें लिखा गया है शिकायत में। और सोचिए, उन्होंने तो मुझे फंसाने के लिए किया, मैंने पत्राचार किया, पत्राचार में भी सारी चीज़ें मैंने मांग कर दी थी कि मेरा उस दौरान का CDR निकलवाया जाए, लोकेशन निकलवाई जाए, चूँकि मैं पत्रकार था, CUG नंबर पर मेरे अधिकारियों से बातचीत होती थी, तो सारी चीज़ें स्पष्ट थी, मैंने सारी चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेंशन की हुई थी। तो जब उनका पुलिस विभाग उसमें फंस रहा है तो वो जाँच क्यों करेंगे? अच्छा चलिए, ये तो अलग विषय हो गया। अब आप न्याय व्यवस्था को देखिए जो वहाँ पे डाल दिए हैं। 6 जज लगभग बदले जा चुके हैं इस मामले को लेकर के। 2014 से लेकर के ये 2026 चल रहा है। मतलब अभी तक किसी को भी इससे कोई लेना देना नहीं। ये देखिए न्याय व्यवस्था है। अगर कोई सोर्स सिफारिश नहीं कर रहा है और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा कर रहा है तो ये अंजाम होता है कि आप केवल बस तारीख पे तारीख और सुनवाई पे सुनवाई चलती रहेगी। 6 जज बदले जा चुके हैं लगभग। क्या उन जजों में से किसी के पास में इतना विवेक नहीं था जो इस मामले का संज्ञान लेकर के इसका निस्तारण करवा सकते थे? अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझको जो है जेल भेजा जाता, अपराधी नहीं हूँ तो इसको दोषमुक्त करके मुकदमा ख़त्म किया जाता। ये क्या चल रहा है भाई? मजाक चल रहा है? ये तो मान के चलिए कि मेरी बात हो गई। आप सोचिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो बेचारे वहाँ पर मैं तो देख देख करके दंग रह जाता हूँ कि वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ तक अपने परिवार के साथ में आती हैं। भाई अब किसी के परिवार का कुछ अगर मुकदमा चल रहा है तो सब परिवार वहाँ पहुँचते हैं, उनके ऊपर कितनी आर्थिक रूप से बोझ पड़ती है, उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है। आप उनका वस्त्र देख लेंगे, उनका पहनावा देख लेंगे, उनका रहन सहन देख लेंगे तो आपको इतनी दया आएगी क्या करें। तो ऐसे लोग जो उस व्यवस्था में बैठे हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए वो न्याय न दे करके तारीख पे तारीख मुकदमा लंबा खींच करके बेमतलब का उनका आर्थिक मानसिक शारीरिक शोषण कर रहे हैं, जिसमें कई तो ये भी जग जाहिर है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस व्यवस्था से तंग आकर के आत्महत्या तक की हुई है। तो आप सोचिए कि क्या और किससे उम्मीद करेगा। तो क्या ये भारत रत्न देने के लायक नहीं है यह व्यवस्था, यह पुलिस विभाग? हाँ, ये आप देखिए, ये NCR है, इसमें कुछ भी पठनीय नहीं है। मैं इसको अलग से डालूंगा, इसमें पठनीय नहीं है। इसमें जो लिखा गया है 323, 504, 506 के तहत कुछ भी आप सही से स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं सकते हैं कि मेरे खिलाफ क्या लिखा गया। और उस लड़की के साथ में मतलब 4 लोगों को आरोपी बनाया गया इस मुकदमे में, मुझे, उस लड़की को, उस लड़की के पिता को, उस लड़की के जीजा जी को। उसके जीजा जो है मलेशिया रहते हैं। अब मामला ये है कि जब तक चारों लोग होंगे नहीं जो आरोपी हैं, मतलब हम लोग तो अभी आरोपी ही हैं, जब तक चारों लोग साथ नहीं होंगे मुकदमा ख़त्म नहीं होगा। अब उनके जीजा जी जो है लड़की के वो मलेशिया में हैं, हम जो है अपने कार्य से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि भाई यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो, कहाँ कहाँ देखे भाई। हाँ, इस न्याय व्यवस्था से तो इस तरीके से है कि मैं बहुत शब्दों की शालीनता रख करके ये वीडियो बना रहा हूँ। और हो सकता है कि अगला वीडियो जो आए मेरा, जिसमें मेरे पास ये पूरे पूरे साक्ष्य हैं, उसमें मैं शब्दों की मर्यादा नहीं रख पाऊँगा। तो मेरा बहुत हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के DGP महोदय जी से, जो कि मैंने आपके यहाँ भी बहुत सारे पत्राचार किए हैं। आपके यहाँ से मुझे कॉल वगैरह आए थे कि आप जो है देख करके इसको आप ख़त्म करवा लीजिए। आप चाहेंगे तो मतलब मेरे नंबर की अगर आप डिटेल्स निकालना चाहेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। क्योंकि आपका पुलिस विभाग इसमें फंस रहा है तो वो लोग तो रिपोर्ट लगाने से रहे। उनका कहना यह है कि आप न्यायालय से मामला ख़त्म करवाइए। न्यायालय का तो भाई भगवान ही मालिक है। मैंने तो जज साहब को भी चीज़ें कही थी, उनका कहना था कि भाई जब ये सबूत पेश करने का जब
एक होता है प्रक्रिया, जब वो आएगा तब उसमें शायद साक्ष्य दीजिएगा। भाई वो कब आएगा, कितने साल बाद आएगा? 2026 आ गया, 5-6 जज बदले जा चुके, कब तक ये चलेगा? कोई मामला ही नहीं है, सारी चीज़ें स्पष्ट है। प्रथम दृष्टया ही मामला जो है बिल्कुल ख़त्म होने लायक है। मतलब अगर कोई सिंसियर ऑफिसर हो, जो वास्तविकता में जेन्युइन अधिकारी होगा, तो वो बिल्कुल इसको प्रथम दृष्टया देखते ही अपना फैसला कर देता, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो न्यायिक विभाग से हो। लेकिन भगवान भरोसे है व्यवस्था। तो मैं इसके बाद अगला वीडियो और लेकर के आऊँगा। लेकिन मेरा यह वीडियो जो लोग भी व्यवस्था से त्रस्त हैं उनसे निवेदन है कि यह इतना शेयर करें कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान तक ये मामला जाए, पुलिस विभाग सचेत हो जाए कि जनता में बढ़ रहे आक्रोश को समझें। केंद्र सरकार से निवेदन है कि जनता में बढ़ रहे जो व्यापक आक्रोश हैं व्यवस्था का, और अब व्यवस्था के खिलाफ अगर आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो वो सरकार के खिलाफ भी अब जा रही है। तो आप ये बताइए कि अगर कोई पुलिस वाला कुछ गलत करता है तो आप उसको निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, लाइन हाजिर कर देते हैं। कौन सी बहुत बड़ी ये उनके लिए सज़ा हुई? एक आम इंसान जो है आप उसको फर्जी मुकदमे में फंसा करके उसको जेल में डलवा दीजिए, जिसकी आप अगर वो बेकसूर है, वो छूट करके आता है या कुछ सालों बाद सज़ा काट के भी आता है, तो उस समय की आप भरपाई कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता है। लेकिन पुलिस वाला जो साजिशन गलत मुकदमा करता है, अपने पद का, अपने वर्दी का, कानून का दुरुपयोग कर किसी का जीवन बर्बाद करता है, उसको आप लाइन हाजिर कर दे रहे हैं, निलंबित कर दे रहे हैं। उससे क्या उसका बन बिगड़ गया? क्या उससे व्यवस्था में परिवर्तन आ गया? कितने लोग अभी तक लाइन हाजिर हुए हैं, कितने लोग निलंबित हुए हैं इतने सालों में? क्या बदलाव आ गया? जब तक इनको जेल में भेज करके इन जैसों को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक कुछ नहीं होना है। और या तो फिर जनता जिस दिन वो आक्रोश में आएगी तो हो सकता है कि अब भगवान ही मालिक है कि क्या होगा। जो अभी बची कुची आप लोगों की इज्जत है, व्यवस्था में बैठे भ्रष्ट लोगों, वो जिस दिन ख़त्म हो गई ना तो सड़कों पे जो हश्र होगा आप लोगों का वो भी बिल्कुल जग जाहिर होगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।